स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले ही बताया था कि राहुल गांधी इस बार नई भूमिका में नजर आएंगे, तो क्या क्या जिम्मेदारी बढ़ेगी उसी पर खास चर्चा करेंगे। तो 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी की जो भूमिका है वो बढ़ने वाली है, अलग होने वाली है। ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ और दूसरी बार अपनी जिम्मेदारी संभालने वाले ओम बिरला ने इमरजेंसी की निंदा की और इसे इतिहास का काला अध्याय बताया। सदन में हालांकि विपक्ष की ओर से हंगामा हुआ, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने सदन में संवैधानिक नियमों की श्रेष्ठता को रेखांकित किया। 10 साल बाद विपक्षी सांसदों की संख्या बढ़ी है तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर दबाव की सियासत एक रणनीति के तहत बढ़ा दी है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने स्पीकर को पत्र भेजकर राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी रहेंगे विपक्ष के नेता। 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश की, क्योंकि पीछे 2 चुनावों में तो उतनी संख्या ही नहीं आई। 5 बार के सांसद राहुल गांधी ने पहली बार एक संवैधानिक पद हासिल किया है। जाहिर है कि तो अब उनकी जिम्मेदारी तो बढ़ेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शैडो पीएम जैसा होता है, जो अपने शैडो मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं। बड़ी भूमिका होती है। नेता प्रतिपक्ष की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। उनमें से कुछ बड़ी बातें जो है, कुछ बड़ी भूमिकाएं जो होती हैं वो क्या हैं? वो है सदन की चर्चा में हिस्सा लेना, कई उच्च पदों की नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठना, सरकार को सकारात्मक सहयोग देना, ये सब बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी को सत्ता की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, ऐसा हम नहीं, वो कह चुके हैं कई बार कि मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है सत्ता की राजनीति में। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका भी वो नहीं चाहते थे, ऐसी खबरें थी। उन्होंने टाला भी था, कई दिन तक टाल दिया था। लेकिन क्या कांग्रेस का विपक्ष को यह संदेश है कि पीएम मोदी से टक्कर लेने वाले तो सबसे मजबूत नेता राहुल गांधी ही हैं? लेकिन राहुल गांधी के लिए दिक्कत होगी कि वो जिम्मेदारी के साथ सरकार पर अब आरोप लगाएंगे। अब वो वाली बात नहीं चलेगी कि कुछ भी बोल दिया। अब सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके पीछे तथ्य देना होगा। तथ्य का समर्थन चाहिए। अब लोक लेखा समिति में भी उनकी भूमिका होने वाली है विपक्ष के नेता के तौर पर, और सरकार के आर्थिक फैसलों की भी समीक्षा वो कर पाएंगे। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी भूमिका होगी। जाहिर है कि उनके हर आरोप में अब ठोस तथ्य होने ही चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं की भूमिका भी बढ़ेगी? राहुल गांधी की भूमिका तो बढ़ गई। अखिलेश यादव टीएमसी के नेता क्या करेंगे? मसलन उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बड़ी जीत का श्रेय कांग्रेस राहुल गांधी को ही देती है, लेकिन सपा तो इसे अखिलेश की जीत बताती है, और है भी। उनकी संख्या भी उत्तर प्रदेश में इस बार काफी बढ़ी है, तो सपा की भी तो दावेदारी है। महाराष्ट्र में जीत के दावेदार शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं, फिर उनकी पार्टी की क्या भूमिका होगी, ये भी सवाल है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी बड़ी भूमिका है। बीजेपी प्रतिपक्ष में लंबे समय तक रहकर सरकार में आई, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी के लिए यह मौका है कि सदन के जरिए वो देश का विश्वास जीत सकते हैं। एक मौका भी है उनके लिए। अगर खरे उतरते हैं तो ये बड़ा मौका है उनके लिए, अपने आप को साबित करने का मौका है। तो कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के बारे में घोषणा की। Informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. और उधर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपातकाल अब पुरानी बात हो चुकी है। हम पास्ट को कितना देखें, भविष्य हमारे सामने क्या है, और ये इतने आज हम लोगों के साथ कह रहे हैं जो समाजवादियों ने कभी उनको सम्मान दिया था, रक्षक सम्मान, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। और बीजेपी नेता संबित पात्रा जो अब सांसद बन चुके हैं, उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए। 26 जून 2024 है। आज से 49 इयर्स पहले आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में भर्ती किया गया था। कई लोग, 22 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुआ था। और जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने क्या कुछ इस बारे में कहा है, उनको भी देखिए। देखिए, इमरजेंसी तो
इस 26 जून को ही लगा था 1975 में, और हम सब लोग इमरजेंसी में जेल में थे। और आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं, तो संविधान तो 75 में खतरे में हुआ था, जब देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, सारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार थे जब्त हो गए, मनमानी चलने लगी, प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई, सबको अब मध्यरात्रि में पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस बारे में क्या कहा, उन्हें भी सुनते हैं। देखिए, इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, ज़रूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसा लग रहा है कि संविधान खतरे, लोकतंत्र खतरे में जो सत्ता पक्ष एनडीए उसने जबरदस्त पलटवार किया है। खैर, आज हम इसी पर खास चर्चा करेंगे कि क्या कुछ संसद में बदला हुआ नजर आएगा, राहुल गांधी कितने बदले नजर आएंगे, उनको अपने आप को कितना बदलना पड़ेगा। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी मेरे साथ यहीं स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विनोद जी। और साथ में प्रियंका गुप्ता जी भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका इस चर्चा में। और आगे चलकर बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं शुरुआत कर लेता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, पहले जरा राहुल गांधी जी की भूमिका पर बाद में आऊंगा, पहले जरा आज वहां पर जो एक आपातकाल की बरसी को लेकर के वहां इस बार सदन में बड़ी जबरदस्त गूंज सुनाई पड़ी, तो कहीं ना कहीं वो जो एक चुनाव के समय से ही हम लोग देखते आए, हम लोग कई बार चर्चा किए हैं कि ये पूरा नैरेटिव चलाया गया, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, तो एनडीए सत्ता पक्ष ये दिखाने का काम कर रहा है कि खतरे में नहीं, खत्म किया गया था उस समय। लाल जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि एक बधाई तो राहुल गांधी को बनती है कि वो बड़ी जिम्मेदारी में है, आगे हैं आज से। बेशक। और एलओपी बनने के साथ ही उन्होंने जो अपना पहला लुक चेंज किया है, वो टी शर्ट बरसों के बाद बदल के वो कुर्ता पैजामे में भी आ गए। क्या बात है। तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया है जी। लेकिन आज का जो संसद में आपने देखा, लोकसभा में, और जिस तरह से वहाँ लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हुआ और ध्वनिमत से ओम बिरला जो है दूसरी बार स्पीकर बने हैं, और उसके बाद का जो आपने नज़ारा देखा कि ये एक टेस्ट राहुल गांधी जब ये बात कहते हुए लगातार 18वीं लोकसभा के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद वो ये बात कहते हुए रहे हैं कि हम इस सरकार को चलने नहीं देंगे, मोदी सरकार इस बार बहुत कमजोर है। ये सारा नैरेटिव लेके जब वो सदन में आए थे, तो आज उनका ये पहला टेस्ट उनके सामने में है कि मोदी सरकार कितनी मजबूत है, जो वही दूसरे टर्म के अपने स्पीकर को दोबारा फिर से उस कुर्सी पे, वो वहां पे बीजेपी ने अपने एमपी को बैठाया है। ये टेस्ट तो उनके सामने में आ गया। अब सवाल है कि जिस संविधान को लेके आप शपथ करते हुए नेताओं को देख रहे थे, उसमें राहुल गांधी भी अव्वल थे, और वो इलेक्शन कैंपेनिंग से लेके और लोकसभा तक उसी संविधान को लहराते हुए दिख रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि उनको उस संविधान की जो तार तार हुआ था, वो दौर, वो काला अध्याय को याद दिलाने की भी जरूरत थी। तो आज जब 26 जून का वो 50 साल पूरे हुए हैं उस काला दिन का, तो स्पीकर ने इसका एक प्रस्ताव रखा था, और इसका एक निंदा प्रस्ताव आप कह सकते हैं कि उसने ये संविधान के साथ जो ये मजाक था, एक डिक्टेटरशिप जो भारत में थोपी गई थी, उसके लिए एक निंदा प्रस्ताव था। लेकिन आपने अखिलेश यादव का बाइट सुना। ये बाइट जो अखिलेश यादव कह रहे थे वो समझने की जरूरत है। वो नैरेटिव जो दे रहे थे, वो सीधे सीधे कह रहे थे कि पुरानी बात छोड़ो, उसको याद करने की क्या जरूरत है। जिसने आपातकाल लगाया, लेकिन वो बात लोग छोड़ दे, लेकिन वो जो आरोप लगाते हुए संविधान में अपने पूरे 5 जो परिवार के सदस्य हैं वो संविधान लेके खड़े थे, क्या उनसे ये पूछे कि आपके पिताजी, स्वर्गीय पिताजी
इसी संविधान के कई लड़ाई के लड़ते हुए जनता पार्टी के दौर में नेता बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। अब आपके लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखता, आप उसको छोड़ो, क्योंकि अब हम आपके नैरेटिव में आ जाए। ठीक है। सबसे जो बात उन्होंने बड़ी बात कही है वो देखिए कि है। वो नैरेटिव देते हुए कहते हैं कि राम मंदिर और अयोध्या की बात करना कितना नादानी है। वो कह रहे हैं आज वो राजा राम की अयोध्या नहीं है, अयोध्या जो है वो आज आप कह रहे थे वहां के एमपी को अवधेश प्रसाद को उसको कह रहे थे राजा अयोध्या। राजा अयोध्या, लोकतंत्र में राजा कहां से आ गया? अब राजा अयोध्या, आप राजा राम मत कहिए, वो भूल जाइए, वो पुरानी बात थी। अवधेश प्रसाद जो है वहां के सांसद, उनको अखिलेश जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पब्लिक में वो इस बात को रख रहे थे कि ये राजा राम नहीं, राजा ये अयोध्या अब अवधेश प्रसाद है। तो ये नैरेटिव लेके आप जब इस जनता के बीच में जाएंगे, संविधान खतरे की बात करेंगे, लोकतंत्र खतरे में की बात करेंगे, तो संसद ने आपको गरिमा दिखाया है। और लोकतंत्र की गरिमा जो स्पीकर सदन का कस्टोडियन होता है उसने दिखाया है कि संसद में आज इस काले दिन में भी याद करना चाहिए उस इमरजेंसी। मैं बाकी चीजों पर आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले जरा प्रियंका जी के पास चलता हूं। प्रियंका जी, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस को विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है, राहुल जी ने संभाल लिया है, लेकिन इसी के साथ ये सवाल उठ रहा है, उनकी जिम्मेदारी पर भी मैं आपके पास आऊंगा। ये जो एक चुनाव के समय से ही नैरेटिव लेकर के आप लोग चले, इस बार हमने देखा शपथ भी ले रहे हैं तो हाथ में संविधान की जो एक कॉपी है उसको लेकर शपथ ले रहे हैं। आज जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने सदन के अंदर, बीजेपी ने सदन के बाहर आपातकाल के मुद्दे को उठाया है, आपको ये जवाब देने की कोशिश की है कि आप खतरे का नैरेटिव चलाते हैं, और सच्चाई में तो खतरा नहीं बल्कि खत्म हो गया था ये संविधान और लोकतंत्र, उसे कांग्रेस ने किया था। लालचंद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद एक जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी होती है कि जनता के मुद्दे, क्योंकि जनता चुनकर भेजते हैं, तो जनता के मुद्दे सदन में गूंजे। जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि सहयोग हो या ना हो, और जनता के मुद्दे संसद के अंदर होने चाहिए, संसद चलनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए, और किसी भी तरीके से जो जनता की जो आवाज है, जो चुने हुए सांसद के माध्यम से जनता ने संसद में पहुंचाई है, उसका स्पीकर बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर 140 से ज्यादा सांसदों को बाहर निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी कीमत पर किसी का माइक बंद करना, किसी को जो है किसी सांसद ले लेना, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस बार बहुमत में है विपक्ष, इसलिए मजबूत भी है और साथ में जनता की बेहतर आवाज के साथ में। दूसरी बात आपने ये पूछी कि किस तरह से जो है अगर हम बात करें, तो मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब जनता चाहती है जिसको चुनकर बिठा देती है, और जब जनता चाहती है उसको सत्ता से बेदखल कर देती है। आप जिस समय की बात कर रहे हैं उसके बाद जनता ने बेदखल भी किया, जनता पार्टी की सरकार भी बनाई, और उसके बाद फिर जनता पार्टी की सरकार से उन्हें जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी। तो हकीकत ये है कि यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। ठीक है, और परमानेंट नहीं है, यही लोकतंत्र का संविधान कहता है। और दूसरी चीज, जिस तरह से आपने कहा कि संविधान वाली जी, तो संविधान वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के सांसदों ने कही जी। इनकी उप मुख्यमंत्री है वहां राजस्थान की, वो बोली कि 400 से ज्यादा सीट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। नहीं, ये देखिए, संविधान बदलने की जहां तक वो राजीव गांधी जी की भी एक बाइट हमने देखी है जिसमें कोई जरूरत पड़ेगी तो संविधान भी बदलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो तमाम संशोधन करेंगे। संविधान में 125 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। संशोधन तो किए भी गए, ऐसा नहीं कि संशोधन हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और संशोधन से बड़ी बात, संशोधन से ज्यादा बड़ी बात 76 में जो की गई है ना, संविधान में प्रस्तावना से लेकर के तमाम वो बड़े बदलाव, वो भी अपने आप में एक कहानी है। इसलिए ये जो है कि संविधान में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं जोड़ना घटाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए ना कि जनता ने क्या किया? जनता ने यही किया ना। ये यहाँ देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। बिल्कुल होनी चाहिए। अपने लोगों को बिठाती है, और जनता ये जानती है कि इस बार संविधान खतरे में था, इसीलिए उन्होंने इनका बहुमत पूरी तरीके से कम कर दिया। कुछ हद तक लगता है आपका ये नैरेटिव चला तो है, नतीजे से ये लगता है कुछ हद तक नैरेटिव तो चला है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत सिद्धार्थ जी आपका। आज काफी हद तक लगा कि आप लोगों ने जो वो अंग्रेजी में कहावत है ना, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, है ना,
तो लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में वाले मुद्दे पे इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है इस बरसी पर वहां लोकसभा संसद परिसर के अंदर। क्या यही रणनीति है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस? नहीं लालचंद जी, मैं ऐसा नहीं मानता। 50 साल पूरे हुए और एक हिस्टोरिक, एक देश के संविधान के, देश के लोकतंत्र पर अगर ऐसा आघात कभी हुआ था और उसको देश की संसद, देश की जनता, देश का नेतृत्व याद करता है, उस पर चर्चा चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? ऐसा क्या है कि अगर देश के संविधान पर सबसे बड़ा आघात हुआ और उसको अगर उसकी निंदा आज की जाए, तो क्यों, क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की वो जाकर के कहें कि हम इस निंदा का विरोध करते हैं? अभी तो उन्होंने बोला, तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठ करके तो बोल रही है कि हाँ वो हुआ था, तो उसके बाद जनता ने बेदखल किया। जनता ने बिल्कुल बेदखल किया, जनता तो जवाब देती ही देती है, पर आप क्यों नहीं बदल पा रहे? आप क्यों नहीं कह पा रहे कि हाँ वो जो हुआ था वो गलत है? आप इसलिए नहीं बदल पा रहे क्योंकि परिवार के खिलाफ जाएंगे कैसे? राजीव जी ने तो देश के प्रधानमंत्री के बतौर संसद में, संसद के पटल पर खड़े होकर के कहा था कि इमरजेंसी गलत नहीं है। ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में है, हम नहीं कह रहे। जब आप लोग 50 साल तक उसको डिफेंड कर सकते हैं, जिस एक इमरजेंसी में जिसमें लाखों लोगों पर वीसा का एक्ट लगा दिया गया हो, अंदर कर दिया गया, 2-2 साल तक वहां पर लोग देश में पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए गए हो, लोगों के अधिकार छीन लिए गए हो, उसकी निंदा भी ना करी जाए। 50 साल होने पर उसकी बरसी मनाई जाए तो कांग्रेस पार्टी को कष्ट हो जाए, और फिर ये लोग हाथ में शपथ लेकर के, हाथ में संविधान लेकर के शपथ लेने की बात करते हैं। ये झूठ बात, ये देश की जनता के साथ झूठी बात है। अगर संविधान को लेना है तो हाथों में मत लीजिए, दिल में बसाइए। पर ये संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी ये ऐसा नहीं कर सकती, इसी बात की पीड़ा इनको। ठीक, लौटता हूं। प्रियंका जी छोटा सा काउंटर कर लीजिए। नहीं, इनसे पूछे कि मणिपुर पर निंदा करने में क्यों घबराते हैं? तब क्यों सांसदों को बाहर निष्कासित कर देते हैं? वो भी तो लोकतंत्र का हिस्सा है, उसमें भी तो बोलने दिया होता। तब स्पीकरों की आवाज क्यों ले लेता हूँ, उनसे छोटा सा जवाब ले लेता हूँ। सिद्धार्थ छोटा सा जवाब दीजिए। सिद्धार्थ जवाब ले रहा हूँ जवाब। लालचंद जी रेटोरिक में विश्वास नहीं रखना चाहते। देश के गृह मंत्री ने मणिपुर पर लंबा भाषण दिया था। मुझे याद है 2 घंटे का भाषण था वो, 2 घंटे का। हाँ ठीक है। प्रधानमंत्री ने संसद में मणिपुर पर बोला और उसके बाद विपक्ष वॉकआउट कर गया था, ये भी हमें पता है। ठीक है। और वॉकआउट भी किनके एजेंडे पर? अरविंद केजरीवाल के एजेंडे पर वॉकआउट कर दिया था। मैं लौटता हूँ। ठीक है, ठीक है, लौटता हूँ। अब मैं जरा विनोद जी लौटता हूँ। विनोद जी ठीक है विनोद जी, अब मैं खास तौर पर इस पर चर्चा करना चाहता हूं, जो आज हमने बताया भी था कि आपने कहा राहुल गांधी का लिबास तो बदला, लेकिन हमने ये देखा है कि अभी तक का 5वीं बार के सांसद राहुल गांधी जी हैं, और 5 बार के सांसद, इतना तजुर्बा काफी ज्यादा होता है राजनीति में। लेकिन अब जब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार किया है, तो जो हमने अपने पॉइंट में दिखाया कि बड़ी जिम्मेदारी है अब, और वो जिम्मेदारी कार्य रूप में भी और वाणी के रूप में भी, कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इन सब चीज में उनकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। लाल जी, हम लोगों ने तो चर्चा के शुरुआत में ही प्रियंका जी को बधाई दी थी इसी बात के लिए कि राहुल गांधी इस बार 10 साल के बाद वो एक बड़ी जिम्मेदारी में आए हैं, एक संवैधानिक पद पे वो बैठे हैं, तो देश को एक उम्मीद है कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो एक भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये कि पब्लिक डिस्कोर्स में जो वो बोलते रहे हैं, वो सदन की कार्रवाई के रूप में जब वो बोलेंगे तो दोनों में अंतर करना होगा। बेशक। आज अगर राहुल गांधी जब इस तरह से आरोप लगाते हुए, अगर संविधान के लहराते हुए आज भी वो शपथ ले रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि वो अभी तक इलेक्शन कैंपेन के मूड से बाहर निकल ही नहीं रहे। वो जो बात इलेक्शन के दौरान कह रहे थे कि ये मोदी सरकार को इस बार हम गिरा देंगे, मोदी सरकार को इस बार हम बनने नहीं देंगे, वही बात जनता ने तो सरकार बनवा दिया। आज भी वो कह रहे हैं कि ये सरकार को हम चलने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं ये सरकार कमजोर है, मोदी अब वो मोदी नहीं है जो 2014-2019 में थे। इस चुनौती देने के बजाय, इसी चुनौती का नतीजा है जो आपने स्पीकर का देखा है, जो ये नॉमिनेशन के बाद और इसके बाद ओम बिरला जो दोबारा स्पीकर बने। जी, सवाल ये नहीं है, आप प्रतिपक्ष की भूमिका में जब देश को बताएंगे, नरेंद्र मोदी को देश ने जन समर्थन दिया, एनडीए को दिया है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं 60 साल के बाद का रिकॉर्ड है। ये भी एक समर्थन है, इस चीज को आप भुलाइए मत। दूसरी बात, जो जिम्मेदारी उनकी है कि अभी तक
जब वो कोई ऐसी बात वो करते थे और डायलॉग बोल के चले जाते थे कि गांधी माफी नहीं मांगता, वो सदन में नहीं चलेगा। आप कुछ किसी पे आरोप लगा देंगे और ये बात कह के निकल जाएंगे कि गांधी माफी नहीं मांगता, इससे बात नहीं होगा। आप एक जिम्मेदारी के पद पे आए हैं, आप लोक लेखा समिति से जैसे और कई ऐसे महत्वपूर्ण सरकार के निर्णयों पे आप समीक्षा करेंगे, अपनी राय रखेंगे, तब आप अडानी अंबानी का जो डायलॉग बाहर दे रहे थे, आप स्टेटमेंट दे रहे थे, शायद आपको अब बचना पड़ेगा। क्योंकि अब आपके सामने में फैक्ट्स रखने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका जी, बड़ा सवाल वही कि देखिए राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, मुझे लगता है कि सब लोग स्वागत कर रहे हैं, सब लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही कि अब राहुल गांधी जी को चाहे काम करना हो, बोलना हो, संसद में उपस्थिति हो, उन सारी चीजों में अपने आप को बदलना पड़ेगा। और सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी अब अपने आप को बदलेंगे। देखिए लालचंद जी, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को बदलने की जरूरत है। अगर उन्हें बदलने की जरूरत होती तो वो संसद में कैसे पहुंचते दोबारा, वो भी 3 लाख से ज्यादा वोट से। आप खुद सोचिए ना, प्रधानमंत्री के वोट का डिफरेंस सिर्फ 1.5 लाख है, और जबकि राहुल गांधी जी का डिफरेंस वोट है 3,90,000। पिछली बार अमेठी से हार भी गए थे, ये भी देखिए। जनता ने उनकी आवाज को स्वीकारा है, जनता ने उनके जितने भी फैसले थे उन सबको सम्मान दिया है। आज कांग्रेस पार्टी बहुमत में बैठी है, दुगनी संख्या में बैठी है वहां पर, और इस बात से बिल्कुल भी जो है ना इनकार नहीं किया जा सकता। मैं एक बात आपको कहूं, बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं, बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक बात आपको कह रहा हूं। जो बात अभी विनोद जी कह रहे थे ना कि राहुल गांधी संसद में वो इलेक्शन वाले मोड से नहीं निकले हैं, मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि देखिए चुनाव खत्म हो गया, ठीक है, अब जरूरत है जिम्मेदारी निभाने की। लोगों ने किस आधार पर चुना, कैसे चुना, कितने मार्जिन से चुना, वो सब खत्म। अब बात हो रही है कि नई जिम्मेदारी को राहुल गांधी किस तरह निभाएंगे। वैसे विनोद मिश्रा जी को मैं कहना चाहूंगी, चुनावी मोड से तो प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं निकलते थे, कभी उसके बारे में तो नहीं बोला होगा विनोद मिश्रा जी ने। विनोद मिश्रा जी से ये भी पूछना चाहूंगी कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अडानी अंबानी जो टेम्पो से भर भर के पैसा, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनको अपनी शपथ में सबसे आगे बिठा दिया। अब वो टेम्पो कहाँ गए और वो पैसा कहाँ गया, ढूंढ लाते हैं। तो हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में खुद ही घिरे रहते हैं। वो चुनाव के दौरान वक्तव्य दिया था उन्होंने, वैसे उन्होंने ड्रामा जैसे शब्द का प्रयोग भी किया, जिसको असंवैधानिक बोल दिया, असंसदीय बोल दिया गया था। वही ड्रामा शब्द उन्होंने आज सार्वजनिक रूप से बोला। तो मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी थोड़ा भूलते भी हैं, उनको याद दिलाना चाहिए। और ठीक है, सिद्धार्थ जी का जवाब, सिद्धार्थ जी का जवाब, ठीक, सिद्धार्थ जी आपका जवाब। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आ गए हैं, पिछले 10 साल से नहीं थे कोई नेता प्रतिपक्ष, आपकी चुनौती बढ़ेगी। देखिए लालचंद जी, बधाई है राहुल जी को भी और पूरी कांग्रेस पार्टी को। ये अच्छी बात है। और फाइनली उन्होंने, हालांकि राहुल जी ने अभी तक प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन आप बधाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम बधाई देते हैं उनको, देश के प्रतिपक्ष के नेता बने, संवैधानिक पद पर आ रहे हैं और राजनीतिक स्पेस में काम करते हैं, और देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। तो सिर्फ बधाई नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि वो इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझ करके इसका निर्वहन करें। ऐसी देश की हर एक जन की अपेक्षा रहेगी। उनको देश की जनता ने बनाया है, या पार्टी ने बनाया है, या परिवार ने बनाया है, माताजी ने बनाया है, वो बनना चाहते थे, नहीं बनना चाहते थे, ये राजनीतिक प्रश्न है, इसका उत्तर वो खुद दें। वो देश के प्रतिपक्ष के नेता बने, और हम नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि देश का प्रतिपक्ष का नेता बिना इच्छा के बने। वो बिना इच्छा के क्यों बनेंगे? अगर उनकी इच्छा नहीं थी तो उनको आकर के कहना चाहिए। अब तो बन गए ना, अब तो बन गए, अब तो फाइनल हो गया। और मैं कहता हूं बिल्कुल वो बन गए हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से स्वीकार करें और कहें कि मैं इच्छा से बनाऊं और एक अच्छा कार्यक्रम दें। इससे अधिक इसमें कुछ नहीं है। अच्छी बात है, आप शुभेच्छा दे रहे हैं, अच्छी बात, आगे भी रहेंगे। उनका ठीक है, अच्छी बात है। प्रियंका जी कुछ छोटा सा काउंटर करना चाह रही थी। देखिए, एक तो मैं सिद्धार्थ जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें बधाई दी है। दूसरी तरफ ये भी पूछना चाहूंगी, जो चुनाव की प्रक्रिया होता है उस पर तो कम से कम सार्वजनिक रूप से सवाल ना उठाइए कि कौन कहां कैसे चुनकर आया। मुझे लगता है कि आज आप लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र पे शक ना करिए। ठीक है, कोई लोकतंत्र में सबका विश्वास होना चाहिए, शक नहीं, सबका विश्वास होना चाहिए। इसी नोट पर फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ जी शुक्रिया, और प्रियंका जी आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ चल रहा है और कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है।